Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to Easy Medical by Dr. Larek. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज की हमारी ये वीडियो रोमाटाइड आर्थराइटिस के पार्ट 2 पर है। पार्ट 1 में हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पढ़ा और आज की वीडियो में हम रोमाटाइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। रोमाटाइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले हम इसके प्रोग्नोसिस को डिस्कस करते हैं। प्रोग्नोसिस बेसिकली किसी भी डिज़ीज़ के एक्सपेक्टेड आउटकम को बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है पेशेंट की सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर, उसकी डिज़ीज़ की ड्यूरेशन के ऊपर, कि पेशेंट के कितने % रिकवरी के चांसेस हैं। रोमाटाइड आर्थराइटिस के केस में जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर है उन पेशेंट के अंदर जिनमें RF जो है वो उसके लेवल्स ज़्यादा हैं। प्रोग्नोसिस के पुअर होने का मतलब ये भी है कि पेशेंट जो है वो, अगर हम उसकी मैनेजमेंट भी करते हैं तब भी पेशेंट कम्प्लीटली जो उसकी कंडीशन है वो रिवर्स नहीं हो सकती। उसके सिम्टम्स की प्रोग्रेशन को स्लो किया जा सकता है, लेकिन अब वो दोबारा से कम्प्लीटली नॉर्मल नहीं हो सकता। इसके अलावा 25% जो पेशेंट हैं उनको जब प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट प्रोवाइड की जाए तो वो पूरे फिट होते हैं और अपनी पूरी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग है उन्हें सही तरीके से कर पाते हैं। 40% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ मॉडरेट इम्पेयरमेंट्स आ जाती हैं, कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज़ उनके लिए करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। 25% पेशेंट्स ऐसे हैं जो बहुत बुरी तरह से डिसेबल हो जाते हैं, बेड रिडन हो सकते हैं। एंड 10% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें व्हील चेयर बाउंडेड होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम इसकी मैनेजमेंट एंड डिफरेंट जो अप्रोचेज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली तो वही बात कि इसकी एज सच कोई ऐसी क्योर नहीं है कि जो डिज़ीज़ को प्रॉपरली ही रिवर्स कर दे, लेकिन हाँ, हम इस डिफरेंट मैनेजमेंट अप्रोचेज़ यूज़ करके जो पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, जो वो पेन में है, इन्फ्लेमेशन है उसके जॉइंट्स के अंदर, उनको, उन सिम्टम्स को हम मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि पेशेंट मैक्सिमम फंक्शनल कैपेसिटी जो है वो गेन कर सके। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि पेशेंट को इस काबिल बना दिया जाए कि वो अपनी नॉर्मल तरीके से लाइफ जैसे और दूसरे लोग गुजारते हैं वो गुजार सके। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स भी आ जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की किस स्टेज पर डिज़ीज़ डायग्नोस हुई है, उसके बोन्स, जॉइंट्स किस कंडीशन में है, डिज़ीज़ कितनी सीवियर है, या पेशेंट की एज क्या है, कोई साथ कोमॉर्बिडिटी तो एसोसिएटेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फिर डिसाइड करती हैं कि पेशेंट कितनी उसकी रिकवरी के चांसेस हैं। इसके अलावा हर पेशेंट को इंडिविजुअल मैनेजमेंट प्रोवाइड की जाती है। आपको पता है मेडिकल में एक टर्म यूज़ होता है कि एवरी पेशेंट इज़ इंडिविजुअल पेशेंट, कि हम उसको इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। सेम अप्रोच हर पेशेंट के लिए यूज़ नहीं की जाती। और रोमाटाइड आर्थराइटिस की मैनेजमेंट एक टीम अप्रोच है। इसमें डिफरेंट स्पेशलिस्ट अपना अपना रोल प्ले करते हैं। इसमें रोमाटोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, फिज़िकल थेरेपिस्ट आ जाते हैं, सोशल वर्कर्स आ जाते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आ जाते हैं, और हर कोई अपने अपने जोन में रहता हुए पेशेंट के लिए बेस्ट जो मैनेजमेंट है प्लान वो डिसाइड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को। सबसे पहले तो पेशेंट को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस कंडीशन से सफ़र कर रहा है। पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। पेशेंट को कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग उसको समझाया जाता है कि आखिर उसके साथ क्या कंडीशन है और उसने उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो करनी है और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसने नहीं करनी। तो उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा ड्रग्स वगैरह हम मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं जिससे पेशेंट के पेन को कंट्रोल किया जा सके, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस किया जा सके और डिज़ीज़ को मज़ीद प्रोग्रेस होने से बचाया जा सके। इसके अलावा अब इट डिपेंड्स कि पेशेंट एक्यूट कंडीशन में है या क्रॉनिक में है। अगर एक्यूट में है तो कोशिश की जाती है कि उसकी जो पेन है उसको कंट्रोल किया जाए, पेशेंट के जॉइंट को रेस्ट प्रोवाइड किया जाए। और क्रॉनिक स्टेज में जो है वो कोशिश की जाती है कि उसकी मोबिलिटी मेंटेन रखी जाए,
उसके सिम्टम्स अब मज़ीद जो है वो एडवर्सिटी की तरफ ना जाएं। इसके अलावा एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी आ जाती है। जब कोई भी मैनेजमेंट अप्रोच जो है वो पेशेंट के काम नहीं आती, उसको रिलीव नहीं मिलता, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती, तो फिर जो है वो सर्जरी की तरफ पेशेंट जाता है ताकि उसकी मोबिलिटी रिस्टोर हो सके। एंड अगेन वही कि इसमें जो है ये एक टीम अप्रोच है। इसमें हर स्पेशलिस्ट अपने जोन में रहते हुए जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है पेशेंट को। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम ड्रग्स के थ्रू रोमेटॉइड आर्थराइटिस को किस तरह से मैनेज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं डिमार्ड्स, विच स्टैंड्स फॉर डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक ड्रग्स। इन ड्रग्स का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये होता है कि ये जो डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन है ये उसको स्लो करके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। और इसका बेसिक गोल ये होता है इन ड्रग्स का कि जॉइंट्स को, बोन्स को एंड कार्टिलेजेस को फर्दर डैमेज से जो है वो बचाया जाए। इसमें हम ये कॉमन डिमांड्स जो है वो मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं, जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, लिफ्लोनामाइड, मेथोट्रेक्सेट एंड सल्फासेलेजीन है। जिसमें मेथोट्रेक्सेट जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग है जो कि यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस। जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग हम यूज़ करते हैं वो हैं बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिक्स आर इंजेक्टेबल ड्रग्स, यानी कि इसको नीडल एंड साइरेंजेस के थ्रू बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लाइक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, इंट्रावीनस एंड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये जो है वो की प्रोटीन जो कि इन्वॉल्व होता है इन्फ्लेमेशन में, ये उन की प्रोटीन की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। अब अगर जो हमारे डिमांड ड्रग्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते तो डॉक्टर्स उसके साथ बायोलॉजिक्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं। एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज बायोलॉजिक्स हैं उनमें हमारे पास एबेटासेप्ट एंड इटेनरसेप्ट आ जाते हैं। इसके अलावा जो ड्रग के थ्रू मैनेज करते हैं इसमें हम एनसर्ड्स भी यूज़ करते हैं। एनसर्ड्स मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये भी कॉमनली यूज ड्रग्स होते हैं जो कि पेन को रिलीव करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें सबसे कॉमन आइबुप्रोफेन है। और लेकिन ये ड्रग्स आप तब तक यूज़ नहीं करते जब तक कि आपके डॉक्टर्स खुद इसको प्रिस्क्राइब ना करें, क्योंकि इसका एक पूरा कोर्स होता है और उसको उसी तरह से ही इस ड्रग को जो है वो लिया जाता है। इसको लॉन्ग टर्म लेने से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि स्टमक अल्सर, स्टमक ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। इस वजह से ओल्डर एडल्ट्स में इसको जो है वो विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर आप नहीं लेते। देन ड्रग्स में हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आ जाते हैं, जिनको हम स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इनको ओरली भी लिया जा सकता है और इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जा सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये बेसिकली ये ऐसे ड्रग्स हैं जो तकरीबन हर मेडिकल स्पेशलिटी के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन को कैसे रिड्यूस करते हैं, बेसिकली जो सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ये उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं और फर्दर इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं। इसका भी लॉन्ग टर्म यूज़ जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है वो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, पेशेंट का वेट गेन हो सकता है, मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो इन ड्रग्स को भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ही इस्तेमाल किया जाता है। कॉमनली जो स्टेरॉइड्स यूज़ होते हैं इसमें बीटामेथासोन, कॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन ड्रग्स आ जाते हैं। ड्रग्स की मैनेजमेंट के अलावा हमारे पास जो एक और अप्रोच है वो है फ़िज़िकल थेरेपी। फ़िज़ियोथेरेपी बेसिकली इससे पेशेंट का जो पेन रिलीव होता है, जो उसके मसल्स स्पैस्टिक हैं वो मसल्स थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। फ़िज़ियोथेरेपी से पेशेंट को मज़ीद डिफ़ॉर्मिटी से बचाया जा सकता है। जो एक्सरसाइजेज़ पेशेंट को करवाई जाती हैं उससे उसकी रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो इफ़ेक्टेड जॉइंट है उसमें रेस्ट प्रमोट किया जाता है और जो उसका इनइफेक्टेड उसके जॉइंट्स हैं उनमें रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है, ताकि पर्सन जो है वो डिसेबिलिटी की तरफ ना जाए और वो अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को खुद कर सके।
डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इट डिपेंड्स कि पेशेंट एक्यूट स्टेज में है या क्रॉनिक स्टेज में है। अगर एक्यूट में है तो उसके इफ़ेक्टेड जॉइंट्स के अंदर रेस्ट प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा स्प्लिंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ताकि जो जॉइंट इफ़ेक्टेड है, जो स्वॉलन जॉइंट है, उसको इमोबिलाइज़ किया जा सके, उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। डिफरेंट तरह के स्प्लिंट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, जो आपका थेरेपिस्ट डिपेंड करता है कि कौन सा जॉइंट इफ़ेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करता है। रिस्ट, नी, जौन सा भी जॉइंट इफ़ेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को स्प्लिंट जो है वो सजेस्ट किया जाता है। लेकिन इन स्प्लिंट्स के ऊपर ओवर डिपेंडेंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अगर जो है वो उसको मुसलसल इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा कि पेशेंट के जो मसल्स हैं उस जॉइंट के, वो वहाँ पर एट्रोफी स्टार्ट हो जाएगी। दैन डिफरेंट एक्सरसाइजेस पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जिसके थ्रू उसकी रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन रखा जाता है, पेशेंट को एक्टिव रखा जाता है और पेशेंट के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाई जाती है, उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखा जाता है। जो मसल टाइट होते हैं, स्पैस्टिक होते हैं, उनकी स्ट्रेचिंग करवाई जाती है। देन आ जाती है हाइड्रोथेरेपी। हाइड्रोथेरेपी यानी कि पानी के अंदर पेशेंट को डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, तो पेशेंट इजीली अपने जॉइंट को फुल रेंज तक, जहाँ तक उसकी रेंज है, उसको मूव कर सकता है, तो इसमें उसको डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाने में आसानी रहती है। तो ये कुछ अप्रोचेस हैं जो फ़िज़िकल थेरेपी में यूज़ की जाती हैं पेशेंट को मैनेज करने के लिए। देन लास्ट ऑप्शन आ जाता है सर्जरी। अगर कोई भी जो मैनेजमेंट अप्रोच है वो पेशेंट के लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहता, तो फिर पेशेंट जो है वो सर्जरी की तरफ मूव करता है। लेकिन बहुत कम ऐसे पेशेंट हैं, स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इस स्टेज तक पहुंचते हैं कि उन्हें सर्जरी करवानी पड़े। डिफरेंट तरह के सर्जिकल ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का कौन सा जो है स्ट्रक्चर बॉडी का वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है साइनोवेक्टमी। साइनोवेक्टमी का मतलब ये है कि जो साइनोवियम मेम्ब्रेन है, अगर वो प्रॉब्लम कॉज करी है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है या किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन है, तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। देन ओस्टियोटमी। ओस्टियोटमी यानी कि अगर बोन जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए हैं, ओस्टियोफाइट्स बन गए हैं जो पेशेंट के लिए पेनफुल हैं, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। देन आ जाती है आर्थ्रोप्लास्टी, जिसको हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, टोटल एंड पार्शियल। टोटल आर्थ्रोप्लास्टी जो होती है उसमें सारा का सारा जॉइंट जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है विद द आर्टिफिशियल जॉइंट। एंड जो पार्शियल होती है उसमें सिर्फ हाफ ऑफ द जॉइंट जो कि इफ़ेक्टेड है, जहाँ पर डीजनरेटिव चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है और वहाँ पर उसकी जगह आर्टिफिशियल जॉइंट जो है वो प्लेस कर दिया जाता है। देन आ जाती है टेंडन रिपेयर सर्जरी। अब टेंडन वो स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल को बोन से अटैच करता है और ये साथ में मूवमेंट्स में भी हेल्प आउट करता है और वेट ट्रांसफ़र में भी बॉडी में हेल्प आउट करता है। अब ये टेंडन अगर टॉर्न हो जाता है तो इनके दो एंड्स को आपस में जो है वो रिपेयर कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को पेन ना हो, वहाँ पर स्वेलिंग ना हो और उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट ना हो जॉइंट की। देन आ जाती है आर्थोडेसिस। आर्थोडेसिस को हम जॉइंट फ्यूजन सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें अगर डिज़ीज़ जो है उसकी सिवियरिटी की वजह से जॉइंट्स के जो दो एंड्स हैं वहाँ पर स्पेस नैरो हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और वो दोनों बोन्स आपस में रगड़ खाती हैं, ठीक है, और पेशेंट को पेन होता है वहाँ पर, तो उन दोनों एंड्स को आपस में जो है वो जोड़ दिया जाता है और इस सर्जरी को हम आर्थोडेसिस बोलते हैं। ये सर्जरी कॉमनली एंकल्स, फीट, स्पाइन, सैक्रोइलियक जॉइंट, रिस्ट, फिंगर एंड थंब के जॉइंट्स पे की जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सिंप्लीफाइड वे में स्टडी किया कि हम किस तरह से रोमेटॉइड आर्थराइटिस को मैनेज करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।